नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कुछ हमाम ऐसे हैं जिसमें हम सब नंगे हैं। भारत के लोगों की आज एक कड़वी हकीकत आप जानेंगे। आप जानेंगे कि किस तरह से हम भारत के लोग अपने ही देश के दूसरे लोगों के साथ में अमानवीय व्यवहार करते हैं। बात शुरू करेंगे स्विट्जरलैंड से आई एक खबर से। इस खबर से शुरू करके हम इस देश भर में जो हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है, उस पर बात करेंगे और इसको आगे तक लेकर जाएंगे। स्विट्जरलैंड से एक खबर आई है जो हिंदुजा परिवार है, प्रकाश हिंदुजा और उनकी पत्नी, उन दोनों को 4.5 साल की सजा सुनाई गई है। उनके बेटे और बहू को 4 साल की सजा सुनाई गई है और इसलिए सुनाई गई है क्योंकि इन्होंने गैरकानूनी तरीके से अपने घर में एक नौकर रखा हुआ था। एक नौकर क्या, कर्मचारियों को रखा हुआ था, उनसे गैरकानूनी तरीके से काम करा रहे थे। कुल $8 रोजाना उनको वेतन देते थे, जबकि स्विट्जरलैंड में $80 से कम वेतन देना अपराध है और ये पैसा भी उनको भारतीय रुपए में भुगतान किया जाता था, और ताकि वो जो रुपया है उस रुपए का वो इस्तेमाल ना कर पाए। जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से हिंदुजा परिवार अपने कुत्तों पर इससे कई कई गुना पैसा खर्च करता था और कर्मचारियों को अमानवीय तरीके से काम दे रहा था। ये वो परिवार है जो दुनिया का सबसे अमीर परिवार माना जाता है। दुनिया की सबसे रिच फैमिली की यह हकीकत है, और जिन लोगों का शोषण किया जा रहा था उनमें से सभी भारत के लोग थे, भारत के नागरिक थे। तू मेरा भाई है कि तर्ज पर उनको ले जाया गया और उनका वहाँ शोषण किया जा रहा था। कनाडा में भी पिछले दिनों इस तरह का एक मामला आया था जिसमें एक व्यक्ति को बंदी बनाकर रखा गया था, वो घर से भागा। खैर, ये जो हकीकत है ये स्विट्जरलैंड की है, और हमको ये समझना पड़ेगा कि स्विट्जरलैंड की सरकार ने किस मुस्तैदी से इस पर कार्रवाई की, किस मुस्तैदी से वहाँ की अदालतों ने इस पर फैसले सुनाए, और जो लोगों को कम पैसे में या ना के बराबर पैसे में लोग काम कराते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनके लिए कितना सख्त व्यवस्था उस देश में है। अब मैं आपको भारत के कुछ मामले बताता हूं, उसके बाद भारत की व्यवस्था के बारे में जाएंगे, भारत के आंकड़े बताएंगे। कुछ साल हुए, खबर आई थी महाराष्ट्र के बीड से। वहां गन्ने के खेत में काम करने वाली औरतें अपनी बच्चेदानी निकलवा देती हैं। बच्चेदानी इसलिए निकलवा देती हैं कि वहां पर खेतों में जब वो काम करती हैं तो उनका बहुत सारे लोग दैहिक शोषण करते हैं, और गर्भवती होने के डर से वो बच्चेदानी निकलवा देती हैं, क्योंकि गर्भवती होंगी तो कई दिनों तक वो काम पर नहीं जाएंगी तो उनको वेतन नहीं मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा तो उनके पास खाने को नहीं होगा। बीड की ही नहीं, महाराष्ट्र के एक और जिले की भी खबर थी। वहां पर भी महिलाएं इसी तरह से अपना गर्भाशय निकलवा दे रही थी, और ये खबर मराठवाड़ा से। इस मामले में महिलाएं इसलिए गर्भाशय निकलवा रही थी क्योंकि महीने के कुछ खास दिनों में उन्हें 3-4 दिन की छुट्टी करनी होती थी, और जब वो छुट्टी करती थी तो उतने दिन का वेतन कट जाता था। ठेकेदार उनको परेशान करता था। ये खबर हमने कई जगहों पर देखी है। इसी तरह से हम लगातार खबरें देखते चले आ रहे हैं। भारत में कब 1920 में 10 घंटे काम करने का कानून बना था, धीरे धीरे बदलाव आते आते 8 घंटे का कानून आ गया। अब हालत यह है कि पिछले कोरोना के टाइम पे योगी सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, और उस अध्यादेश में उसने कहा कि आप 12 घंटे काम करा सकते हैं अपने कर्मचारी से, 6 दिन काम करा सकते हैं, यानी 72 घंटे आप काम करा सकते हैं, जबकि भारत में 48 घंटे से अधिक काम करवाने पर मनाही है। इसके अलावा श्रम कानूनों को भी शिथिल कर दिया गया था। इसी तरह से बार बार अभी हाल में भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे कानूनों को रद्द कर दिया जो मजदूरों को संरक्षण देते थे। करीब 48 कानूनों में से शायद 4 ही बचे हुए हैं। अब ये जो स्थिति है ये आपके सामने है। अब हम आते हैं भारत के लोगों के दोहरे चरित्र पर। अगर ये ट्विटर पे लिखना होता तो इसको दोगुला लिखा जाता। दोगुला का मतलब 2 तरह की बात करने वाले लोग। लेकिन जब बात करूं तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें, कुछ उदाहरण याद दिलाना चाहता हूं। इस देश का प्रधानमंत्री रोजाना बोलता है कि वो 18 घंटे काम करता है, और जब वो कहता है मैं 18 घंटे काम करता हूं तो लोग 18 बार तालियां बजाते हैं। किसी भी व्यक्ति का
जरूरत से ज्यादा श्रम करना और श्रम करने के लिए प्रेरित करना अपने आप में दिखाता है कि उस आदमी की मानसिकता क्या है, वो आदमी किस तरह से मनुष्य को देखता है और किस तरह से वो ये चाहता है कि इस देश के लोग 18-18 घंटे काम करें, खटें। और कोई भी एम्प्लॉयर बड़ी आसानी से इन चीजों के उदाहरण दे देकर 18-18 घंटे काम करने के लिए बोल सकता है, जैसा कि श्रीचंद हिंदुसा स्विट्जरलैंड में बोल रहा था। यानी आप शोषण का रास्ता खोल रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि जो कानून के मुताबिक आदर्श व्यवस्था है, प्रधानमंत्री को उसकी बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो बार बार इसी चीज के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे। एक और महानुभाव हैं, उन्होंने लोगों से कहा कि लोगों को 70 घंटे एक हफ्ते में काम करना चाहिए। उन महानुभाव का नाम है नारायण मूर्ति। मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया था। दुनिया चंदे दे रही है, पैसे दे रही है, वेलफेयर में पैसे दे रही है। ये कृपण आदमी, कंजूस आदमी कुछ भी देता नहीं। कितना इनके अपने डोनेशन, दूसरे इंडस्ट्रीज के कितने डोनेशन है, सारा का सारा हिसाब किताब उसमें था। और इसके अलावा किस तरह से ये लोग अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं। कुछ ही साल हुए उत्तर प्रदेश में भी बाकायदा एक मुकदमा दर्ज किया गया था अजीम प्रेमजी के ऊपर, और उन्होंने भी श्रम कानूनों का उल्लंघन किया था। और अब हम चलते हैं हम अपने और आपके ऊपर। भारत में जब आप घर से निकलते हैं और जब आप घर लौटते हैं तो जरा गौर कीजिए, आप कितने लोगों को ऐसे देखते हैं जिनका निरंतर शोषण किया जा रहा है, जिनको श्रम कानूनों के हिसाब से भी वेतन नहीं मिल रहा है, जिनको 12-12 घंटे नौकरी कराई जाती है, 7 दिन नौकरी कराई जाती है, काम कराया जाता है। कितनी भी बड़ी इंडस्ट्री हो, कितना भी बड़ा मॉल हो, कितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो, कितना भी बड़ा संस्थान हो, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, चाहे वो मॉल में काम करने वाला चौकीदार हो, मॉल की दुकानों में काम करने वाले लोग हों, सिक्योरिटी गार्ड्स हों, अस्पतालों में काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ के लोग हों, सीनियर लोगों की बात छोड़ दें तो बड़ी संख्या में आप देखेंगे ज़्यादातर एम्प्लॉयर अपने लोगों से 18 घंटे काम करा रहे हैं, और जहां उसका बस चल रहा है वो मिनिमम वेजेस जो हैं उससे भी कम दे रहे हैं। और भारत में न्यूनतम वेतन इतना कम है कि उस पैसे में मकान भी एक किराए पर नहीं लिया जा सकता। हम अगर देखते हैं और संवेदनशील भी होते हैं तो इस देश का दुर्भाग्य ये है कि हमको जिस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, जिस तरह के धार्मिक तरीके संस्कारों में हमको बड़ा किया गया है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम उस शोषण को देखने के बाद हमको दया आ जाती है। हम देखते हैं धूप में खड़ा हुआ है गार्ड, तो हम जाकर उसको कुछ दे देते हैं, भैया ये ओढ़ लेना, भैया ये लो पैसे, आज जूस पी लेना, भैया पंखा नहीं है तुम्हारे पास, मैं अपनी तरफ से गार्ड रूम में पंखा। लेकिन इस तरह की चैरिटी से लोगों का जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलेगा अधिकार से, और अधिकार दिलाने होंगे वैसे जैसे स्विट्जरलैंड में लोगों ने दिलाए। भारत में जो श्रम की स्थिति है वो ये है कि ये जो लोग काम करने वाले लोग हैं, इनको ज़्यादातर जगहों पर रेगुलर एम्प्लॉय नहीं रखा गया है। भारत का कानून इस बात की अनुमति देता है कि लोगों का शोषण किया जाए। प्राइवेट संस्थानों को छोड़ दें, सरकारी अस्पतालों में भी जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो बाकी वहाँ हेल्पर स्टाफ है, जो नर्सिंग ऑर्डरली हैं और दूसरे स्टाफ के लोग हैं, उन लोगों को खुद सरकार, यहाँ तक कि कई मंत्रालयों में, यहाँ तक कि कई सरकारी दफ्तरों में, सरकारी बैंकों में, सरकार खुद ठेकेदारी प्रथा के आधार पर एजेंसियों को पैसे देकर और न्यूनतम वेतन पे लोगों को रखती है। 8 की जगह 12 घंटे काम कराती है और उनको कोई सुविधा नहीं देती है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। छोटी जगहों पर काम करने वाले गार्ड्स के पास, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हाउसिंग सोसाइटीज़ में हैं, अलग अलग इलाकों में हैं, उनको तो पीएफ तक उनका नहीं कटता है। और ये सारी स्थिति के बाद मैं अब आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ की हाल में एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में प्रॉफिट एंड पॉवर्टी, द इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, ये रिपोर्ट का शीर्षक था। और इसमें ये बताया गया था कि भारत में 2.76 करोड़ लोग हर दिन जबरन मजदूरी का शिकार होते हैं। उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराई जाती है। यानी अगर आप कानून के, जबरन मजदूरी का मतलब ये नहीं है कि आप उनको पीट रहे, बल्कि उनको ये है कि उनको आप काम ले रहे हैं और उनकी मजबूरी है, उनको काम करना पड़ रहा है और आप उनको पूरे अधिकार नहीं दे रहे हैं, उनका ध्यान भी नहीं रख रहे हैं।
तो 2,76,00,000 यानी 2.25 करोड़ लोग के आसपास भारत में हर साल जबरन मजदूरी का शिकार होते हैं। इसके अलावा प्रति 1000 आदमी पर 3.5 लोग, इस देश की आबादी के 1000 लोगों में से 3.5 लोग जबरन मजदूरी का शिकार हैं। और इसके साथ साथ 86% मामले निजी क्षेत्र के हैं और राज्य की हिस्सेदारी, सरकार की हिस्सेदारी 14% है। इसमें जो मुनाफा अवैध रूप से कमाती है सरकार, उसके आंकड़े दिए नहीं गए हैं, लेकिन प्राइवेट लोग जो हैं वो जबरदस्त मुनाफा कमाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र के लोग करीब 63 लाख यानी 37% लोग ऐसे हैं जिनका इस तरह से शोषण किया जाता है। और जो सर्विस सेक्टर के 32% लोग हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के 12% लोग हैं, घरेलू कार्य के कुल 14 लाख हैं, अन्य क्षेत्रों में 19 लाख लोग ऐसे हैं जिनका शोषण किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि इससे लोग किस तरह से अवैध तरीके से मुनाफा कमाते हैं। यानी ये कर कर के लोग कितने पैसे लूट रहे हैं, ये लूट का आंकड़ा है। इस देश के गरीबों को लूट लूट कर इस देश के साधन संपन्न लोग कितना पैसा बटोर रहे हैं, ये इसका आंकड़ा है। 2016 से 21 में 27 लाख करोड़ मुनाफा हुआ है, सालाना 19,60,000 करोड़ रुपए। 19,60,000 करोड़ रुपए अवैध तरीके से इन लोगों को लूट लूट कर इकट्ठे किए जाते हैं। सरकार इनके वोट से बनती है, देश के मालिक ये हैं, पैसा इनका है, संसाधन इनके हैं। और कुछ लोग श्रीचंद हिंदुजा टाइप, नारायण मूर्ति टाइप, अजीम प्रेमजी टाइप, हमारे टाइप, आपके टाइप, बाकायदा इतनी बड़ी लूट, 19,60,000 करोड़ रुपए की लूट रेगुलर हर साल गरीब आदमी को लूट लूट कर हो रही है। वो सिक्योरिटी गार्ड जो धूप में खड़ा रहता है उसको लूट कर हो रही है, जो शोरूम पे आदमी खड़ा होता है आपको सामान दिखाता है उसको लूट कर हो रही है। अब आप कहेंगे कि क्या मजबूरी है, मत करो काम। बहुत सारे लोग हैं, इस तरह भी ये लोग भी हैं, कर मत करो काम, जबरदस्ती है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि आप खुद जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग भी हैं, वो लोग भी इस देश की व्यवस्था में इतने स्वतंत्र नहीं हैं कि वो कल से काम करना बंद कर दें, क्योंकि उनकी भविष्य की कमाई को इस पूंजीवादी सिस्टम में बड़ी सफाई से अपने पास रख लिया गया है। आप हैं, आपको कहा गया कि भैया आपको जो है वो हम लोन दे रहे हैं मकान के लिए। 25 साल की उम्र से ही आपके आसपास ऐसा वातावरण बनाया जाता है कि आपका अपना घर होना चाहिए। आप नौकरी में गए हैं, 3-4 साल ही हुए हैं, शादी कर लो, अपना घर। 2 जगह से आपको जबरदस्त तरीके से मजबूर किया जाता है। शादी मतलब लायबिलिटी है, डेफिनेटली लायबिलिटी है, जिसके लिए आप बाद में भी जा सकते हैं, लेकिन उसको आप छोड़ दें, एक सामाजिक जिम्मेदारी मान के हम उसको मान के चलते हैं, जरूरी है। अपना घर, अपना घर का मतलब ही यह है कि आप EMI के प्रपंच में फंस गए, फिर आप उस EMI को चुकाने के नाम पर इस धरती पर किसी एक नहीं तो दूसरे, दूसरे नहीं तो तीसरे, तीसरे नहीं तो चौथे, चौथे नहीं तो 5वें आदमी के पास में गुलामी करेंगे, उसकी गैर कानूनी बात भी मानेंगे, अतिरिक्त घंटे काम भी करेंगे, घर पे रहकर भी काम करेंगे, वहां जाकर भी काम करेंगे, और इंक्रीमेंट नहीं बढ़ा तो भी चू चपड़ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे और इंतजार करेंगे कि कोई दूसरा शोषक कुछ पैसे ज्यादा दे दे। ये एक देश की हकीकत है। 37% बढ़ोतरी हुई है अवैध मुनाफे की हाल के सालों में, 2014 से लेके अब तक 37%, यानी एक्सप्लॉयटेशन 10 साल में 37% बढ़ गया है। क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, इस देश में हमको ये सिखाया गया है कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। कर्मचारी का आप खून पियो और आपके मैनेजर को, आपके मालिक को मुकदमे में बुक ना किया जाए, श्रीचंद हिंदुजा का कुछ ना बिगड़े, तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। श्रम कानून के तहत आपके खिलाफ कोई एक्शन ना हो तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। याद कीजिए, हीरो होंडा और मारुति उद्योग के मजदूरों ने जब हरियाणा में आंदोलन किया तो उनको कितनी बुरी तरह से
उन उद्योगपतियों ने नहीं, सरकार की शक्तियों ने कुचला, उस पुलिस ने कुचला, उस सरकार ने कुचला जिनको ये कर्मचारी जो है अपने वोट से खड़ा करते हैं, ताकि उद्योगपतियों को बुरा ना लग जाए। बिजनेसमैन जो है वो खुश रहना चाहिए, दूसरे शब्दों में पूंजीपति खुश रहना चाहिए। यह हकीकत हमारे सामने है। किस तरह से वहां पर जब कर्मचारी विद्रोह पर उतारू हुए तो पूरा सिस्टम उसको कुचलने पे आ गया, तरह तरह के मुकदमे हुए, महीनों यह सिलसिला चला है। अब आपको इस पूरे आंकड़े के बाद में एक और हकीकत से रूबरू कराता हूं। अभी हाल में कुवैत में 7 मंजिला इमारत में आग लगी थी। आग लगने के बाद में भारत की सरकार दौड़ी दौड़ी जाती है, वहां मजदूरों को रेस्क्यू करा के लाती है। इसके अलावा कई प्रवासी मजदूर बेघर भी हो गए थे उसमें, राजस्थान के 45 के आसपास, उसमें 50 मजदूर घायल हुए थे। अब इस घटना को आप देखिए, इस घटना के बाद यहां से हवाई जहाज जा रहे हैं, कुवैत के मजदूरों को लेकर आ रहे हैं। अच्छी बात है, मजदूरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन कुवैत में मजदूरों का जो शोषण हो रहा है उसके लिए निश्चित तौर पे ये काम आपको कुवैत की सरकार से कराना चाहिए, जबरन कराना चाहिए। लेकिन कुवैत की सरकार को आप नाराज करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पैसा चाहिए, सरकार को पैसा चाहिए, विदेशी मुद्रा चाहिए। इसलिए विदेशों में होने वाले मामलों में सरकार का रवैया एकदम फर्क हो जाता है। अब आप कहेंगे, क्या कुवैत की सरकार पैसा देती है? क्या सऊदी अरब की सरकार पैसा देती है? क्या दुनिया में कनाडा की सरकार पैसा देती है? नहीं, लेकिन सरकार को मोटा विदेशी मुद्रा इससे मिलती है। वो जो लोग वहां काम कर रहे हैं वो अपने घरों पर पैसे भेजते हैं, जोड़ जोड़ के, जमा करके, और उस पैसे के जरिए बड़ी संख्या में विदेशी मुद्रा भारत आती है। और जब वो विदेशी मुद्रा यहां आती है तो उसके आने के कारण डॉलर के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन जो है वो कम होता है। यानी ये भारत की शान को बचाने के लिए एक तरह से देखा जाए तो काम होता है। तो जो मजदूर वहां है उसकी तो आपको फिक्र है, और जो मजदूर यहां है, क्या आप उसके बारे में सोचते हैं? एक मिनट भी सोचा? क्या कभी इस देश में किसी चुनाव में मजदूरों का शोषण मुद्दा बना? हमारे देखते देखते जो परमानेंट नौकरियां होती थी वो सारी नौकरियां टेम्परेरी नौकरियों में बदल गई, और टेम्परेरी नौकरियों से भी वो नौकरियां अब ठेकेदारों की नौकरी हो गई है। सरकारें 40 से 45% स्टाफ इन ठेकेदारों से हायर करती हैं। ठेकेदारों को बोलती है 200 आदमी भेज दो हमारा काम करने के लिए। वो ठेकेदार 200 आदमियों को ना के बराबर पैसे देकर अपनी नौकरी पर रखता है और भेज देता है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, बड़े बड़े पार्टी दफ्तर, जितने भी लोगों का इस देश में नैतिकता और कानूनों को लागू कराने के प्रति जिम्मेदारी है और जो आवाज उठाते हैं वो सबसे ज्यादा इस मामले में शामिल हैं। मैं किसी एक कंपनी की बात नहीं करूंगा, एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है सबसे, जहां पे मैं काम करता था, मीडिया हाउस है, वहां पे कर्मचारियों के पैसे बहाने बहाने से काट दिए जाते थे। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बताया कि साहब हमारे वो लोग बैठ के आपस में चर्चा कर रहे थे कि मैं सबसे बात करता हूं, जिनसे भी मिलता हूं, तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब हमारे 2 दिहाड़ी काट दी, इसकी 3 काट दी, इसकी 4 काट दी। क्यों काट दी? बोले इसलिए काट दी क्योंकि उन्होंने वो कुछ भी बहाना बना देते हैं कि उस दिन आप टॉयलेट बगैर बताए चले गए थे तो 2 दिहाड़ी। तो इस तरह से वो ठेकेदार इन लोगों का शोषण करते हैं। हालांकि मैंने इस मसले को उठाया, मैंने अपने दफ्तर में सिक्योरिटी इंचार्ज से बात की, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल थे, उन्होंने ठेकेदार से बात की और वो मसला बड़ा बना। मैं जिस क्लब में, जिम में जाता था वर्कआउट करने के लिए, उस जिम के अंदर हालत ये थी कि वहां पर जो काम करने वाले कर्मचारी थे, जिम की छुट्टी है तब भी उनको आना पड़ेगा। जिम में ताला लगा लेकिन कर्मचारियों को आके बैठना पड़ेगा, नहीं तो उस दिन का वेतन कट जाएगा। उसमें बड़े सारे सफाई कर्मचारी, हाउसकीपिंग के लोग थे। तो इस तरह का शोषण हमारे आसपास लगातार होता, उसको भी मैंने कोशिश करके ठीक कराया। तो इस तरह का शोषण हमारे आसपास होता है और हम उसके बारे में कभी आवाज नहीं उठाते। धीरे धीरे करके सब लोग ठेका कर्मचारी हो गए हैं। सरकारी नौकरियां सरकार देने को तैयार नहीं है, तरह तरह के ड्रामे होते हैं, नौकरी की वैकेंसी निकाली जाती है, भर्ती के ड्रामे होते हैं, पेपर लीक होता है, वैकेंसी टल जाती है। रेलवे की वैकेंसी टली हुई है, अगर आपने अलग से एपिसोड बनाया था, कितने हजार पद निकाले गए इस देश में और कैसे उनको टाल दिया गया। एक समय आता है, मोदी सरकार ने इस मामले में रिकॉर्ड तोड़ा है, जो पुरानी भर्तियां लंबे समय तक नहीं हुई हैं
उनको कहते हैं कि इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, इन पदों को ख़त्म कर दो। और सरकार का साइज छोटा किया जा रहा है, यानी सरकार के खर्चे जो होते हैं उनको कम किया जा रहा है। इसको सरकार ये कहती है कि ये हमारा फिस्कल डेफिसिट कम कर रहे हैं। सरकार कहती है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, और ये डायलॉग बोलते बोलते वो दुनिया के सबसे महंगे जहाज़ों में से एक खरीद लेती है, सबसे महंगी गाड़ियों में से एक खरीद लेती है, जिसमें इस देश का सबसे बड़ा सेवक चैन के साथ अपने दोस्तों के साथ घूमता है। ये जो कहानी है, ये कहानी आज के ज़माने में आउट ऑफ फैशन हो गई है। मज़दूरों के बारे में बात करना फैशन से बाहर की चीज़ हो गया है। यूनियन ख़त्म हो चुकी हैं और कोई भी आदमी गरीबों के बारे में बात करना उचित नहीं मानता है। मीडिया भी इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। हमारे जैसे लोग ये परवाह किए बगैर कि व्यूज़ कम आएंगे, ये कम होगा, वो कम होगा, सनसनीखेज करो, किसी एक नेता को प्रधानमंत्री बना दो, किसी एक नेता को प्रधानमंत्री से हटा दो, लोग ज़्यादा देखेंगे। लेकिन ज़रूरी विषयों को छोड़ा नहीं जा सकता। आपके सामने लेकर आया हूँ। ये बात बहुत कम लोगों के मुंह से निकलती है। दब ना जाए इसलिए ये बात आगे बढ़ा दीजिए। व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद।